नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। संसद का जो सत्र है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से बाधित हुआ। संसद लोकतंत्र का मंदिर है, लेकिन क्या इस मंदिर में संवाद की जगह अब केवल शोर ने ले ली है? पिछले कुछ दिनों से लोकसभा में विपक्ष एक ही रट लगाए थी कि प्रधानमंत्री जवाब दें, लेकिन आज जो कुछ हुआ और जो कुछ सामने आया उससे सियासत के गलियारों ने नई बहस छेड़ दी। विपक्ष ने सवाल पूछे, लोकसभा में हंगामा किया लोकसभा में, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपना विस्तार से जवाब दिया राज्यसभा में। विपक्ष का आरोप है कि प्रधानमंत्री भाग रहे हैं, वो लोकसभा में सीधे सवालों का सामना नहीं करना चाहते थे। सरकार का जब विपक्ष सदन चलने ही नहीं दे रहा तो शोर शराबे में से गला रूंधेगा तो प्रधानमंत्री अपनी बात कहाँ रखेंगे? जहां मर्यादा कायम होगी वहीं तो रखेंगे। और संसद में विपक्ष की भूमिका सवाल पूछने की है और सरकार की भूमिका जिम्मेदारी से जवाब देने की। लेकिन क्या जब सवाल पूछने वाले ही जवाब सुनने का धैर्य खो दें तो फिर यही नज़ारा दिखेगा। नारेबाजियां हुई, तख्तियां दिखाई गई और कार्रवाई स्थगित कर दी गई। लेकिन इससे उलट राज्यसभा में पीएम मोदी ने एक एक करके उन सभी मुद्दों पर जवाब दिया जिसे विपक्ष उठा रहा था। अब सवाल ये है कि क्या विपक्ष की रणनीति एक तरीके से फेल रही है या फिर सरकार ने जानबूझकर उच्च सदन को चुना ताकि विपक्ष के तीखे हमलों की धार कम की जा सके। संसद में बहस के लिए बहिष्कार की जरूरत नहीं होती। सवाल पूछना हक है तो जवाब सुनना जिम्मेदारी। अगर दोनों सदन अपनी गरिमा खो देंगे तो फिर नुकसान सिर्फ लोकतंत्र और आम जनता का होगा। ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, पालन भी करना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से संसद का सत्र चला, जिस तरीके से लोकसभा के अंदर विपक्ष ने पक्षपात का आरोप लगाया और वो दिखा भी साफ साफ कि लोकसभा अध्यक्ष राहुल गांधी को रोकते हैं जनरल नरवणे की किताब के अंश कोट करने के लिए, और निशिकांत दुबे नेहरू और इंदिरा जी के किससे संबंध थे, उनके चरित्र हनन वाली जो किताबें हैं उनको कोट करने देते हैं, 6-6 किताबें। और इसी बात को लेकर विपक्षी सांसद नाराज थे। लोकसभा अध्यक्ष कच्छ में जाकर उन्होंने हंगामा किया। इसी कारण कल प्रधानमंत्री शाम को नहीं आए थे और राहुल गांधी ने शाम को ही कह दिया था कि प्रधानमंत्री आएंगे नहीं, और आएंगे तो मैं उन्हें ये किताब भेंट करूंगा, जनरल नरवणे की किताब। और प्रधानमंत्री नहीं आया। आज भी यह था कि शाम 5 बजे लोकसभा में प्रधानमंत्री आएंगे, प्रधानमंत्री नहीं आए। आए कहां? राज्यसभा पहुंच गए वो, लोकसभा के बजाय, और लोकसभा कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। ये हो क्या रहा है, ये सोचने वाला विषय है। और प्रधानमंत्री राज्यसभा में आए तो जो मुद्दे विपक्ष के हैं, ट्रेड डील हो, नरवणे की किताब हो, चीन हो, अमेरिका भारत के रिश्ते हों, इनके बजाय प्रधानमंत्री का फोकस गांधी, नेहरू इस देश की जनता को समस्या समझते थे। प्रधानमंत्री जी इस देश की जनता को समस्या नहीं समझते हैं। उन्होंने कहा कि जिसे कोई पूछता नहीं है, जिसे विपक्ष या सरकार कांग्रेसी पूछते नहीं थे, उसे हम पूजते हैं। उन्होंने कहा कि भाई इनकी चोरी की आदत रही कांग्रेसियों की, इन्होंने गांधी नाम चोरी कर लिया। पता नहीं क्या दर्द है इस बात को लेकर। इन बातों से जनता का क्या मतलब? जनता जानना चाहती है कि ट्रेड डील में भारत का नफा नुकसान क्या हुआ, क्या भारत की सीमाएं सुरक्षित है, इस देश की जनता जानना चाहती है। तो मैंने प्रधानमंत्री के भाषण का काफी अंश सुना भी, और उस दौरान राज्यसभा में भी खूब हंगामा हुआ, खूब नारेबाजी हुई। प्रधानमंत्री को मुश्किल से अपनी बात पूरी कर सकी वो, और बहुत लंबा भाषण आज मोदी ने नहीं दिया। एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा, कितना सही है कितना गलत है। वो कल शाम का वीडियो बताया जा रहा संसद का, कि जब प्रधानमंत्री आ रहे थे तो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने उन्हें बताया कि राहुल गांधी वो किताब लिए खड़े हुए हैं।
जनरल नरवणे की किताब, जिसे कहा गया था सदन में कि वो प्रकाशित नहीं हुई। राहुल गांधी डंके की चोट पर कह रहे हैं कि प्रकाशित हुई, और वो कह रहे हैं कि मैं नरेंद्र मोदी जी को वो किताब भेंट करूंगा। ये राहुल गांधी ने ऐलान किया था और प्रधानमंत्री लौट गए। इस पूरे घटनाक्रम के बाद आज लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से कहा गया कि प्रधानमंत्री को उन्होंने इसलिए नहीं रोक दिया था आने के लिए कल, क्योंकि उनको खतरा था, उनके साथ कोई ऐसी अप्रिय घटना घट सकती थी, प्रधानमंत्री की जान भी खतरे में पड़ सकती थी। और ये पूरे मीडिया ने, मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस बात को दिखाया कि नहीं, प्रधानमंत्री की जान संसद के अंदर खतरे में पड़ सकती है। तो अगर एक प्रधानमंत्री की जान संसद के अंदर खतरे में पड़ सकती है, उनको कोई नुकसान पहुंचा सकता है उनकी, तो बहुत गजब है। फिर तो हमें एक बार फिर से अपनी सुरक्षा की समीक्षा करनी चाहिए। और ऐसा अगर जिन लोगों ने करने का इरादा किया था तो उन पर कार्रवाई क्या हुई अब तक, उनकी गिरफ्तारियां क्यों नहीं हुई? ये बहुत सारे सवाल हैं। या फिर वास्तव में जो विपक्ष कह रहा है, सत्ता पक्ष उससे भाग रहा है, सत्ता पक्ष जवाब नहीं देना चाहता, या विपक्ष ने इस बार इतना ज़्यादा सत्ता पक्ष को घेर दिया है कि उसके पास जवाब नहीं है, तो वो बात नेहरू की करते हैं, वो बात नाम चुराने की करते हैं। हम सवाल पूछेंगे ईरान का, वो कहेंगे तुरान चलो। तो ये पक्ष और विपक्ष दोनों की ये हालत है। राहुल गांधी अचानक गद्दार कह देते हैं रवनीत बिट्टू को। आज प्रधानमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी ने पूरे सिख कौम को गद्दार कह दिया, एक उसको भी हथियार बनाकर सत्ता पक्ष में प्रस्तुत कर रहा। प्रधानमंत्री के भाषण में जनता के काम की बातें कितने परसेंट थी ये कहना मुश्किल होगा। ट्रेड डील पर बात नहीं हो सकी सदन में, चीन वाली नरवणे की किताब पे कोई चर्चा नहीं हो सकी। तो इस तरीके की चीजें अगर होती रहेंगी तो संसद में आम आदमी के मुद्दे कब उठेंगे? एक और खबर आज तैरती रही कि सरकार 80,000 करोड़ की सरकारी संपत्तियां बेचेगी। ये भी खबर आई, अब पता नहीं कितनी सही कितनी गलत, लेकिन ये खबर थी आज सोशल मीडिया पे और तमाम जगह। और ये सरकारी संपत्तियां बेचकर सरकार इसको देश के विकास में लगाएगी। आप जानते हैं संपत्तियां कितनी मुश्किल में बनती हैं, चाहे हमारी हो चाहे सरकार की हो। कितनी तपस्या, कितना कठिन परिश्रम करना पड़ता तब कोई संपत्ति बनती, चल संपत्ति, अचल संपत्ति, लेकिन उनको सरकार बेचेगी। तो ऐसा कौन सा आर्थिक संकट आ गया जो सरकार को अपनी संपत्तियां बेचनी पड़ रही? अगर ये खबर सही है तो इस मुद्दे पर संसद में चर्चा होनी चाहिए, देश को जवाब देना चाहिए सरकार को कि भाई इस पैसे का हम क्या करेंगे और क्यों कर रहे हैं वैसा, ऐसा कौन सा दिक्कत आ गई। ये बहुत सारे जनहित के मुद्दे हैं, बहुत सारे किसानों के मुद्दे हैं, किसानों को आश्वस्त करना है। पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि नहीं किसानों की तो रक्षा की जाएगी, ट्रेड डील 4-5 दिनों में सामने आ जाएगी। अरे भाई ट्रेड डील करके डंका आपने बजा दिया, ट्रम्प सामने बजा दिया, ट्रेड डील फाइनल होगी 4-5 दिनों में। ये कौन सी डील है भाई? हमने तो ये देखा है कि आमतौर पर जो डील होती हैं उनमें हाथ मिलाया जाता है, फाइल शेयर की जाती है और डील हो जाती है। अभी नए भारत की डील है, नए जमाने की डील है, पता नहीं। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, नरेंद्र मोदी, कुछ बयानात सुनिए इस सदन को लेकर, कैसे कैसे बातें हुई हैं, फिर हम इस चर्चा को बढ़ाएंगे आगे। तो हमारे पास, मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। आज प्रधानमंत्री का उत्तर था हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अभिभाषण पर। हम सुनना चाहते थे, लेकिन 4 दिन से हम ये देख रहे हैं कि लोकसभा में हमारे अपोजिशन पार्टी के नेता राहुल गांधी जी को बोलने नहीं दिया जा रहा और हम देश के हित में चंद बातें लोकसभा में और राज्यसभा में रखना चाहते हैं। एक तो
डेमोक्रेसी के हित में, दूसरा कि लोकतंत्र को बचाकर आम जनता को एक रिलीफ दिलाने के लिए हमारी बात भी रखना चाहते हैं। और जो इन्होंने, इनका जो काला करतूत है, अमेरिका के साथ समझौता कर लेके किसानों का हित इन्होंने बलिदान दिया, और जो ट्रंप कहते हैं वही बात इन्होंने मानी और अपने घुटने टेक दिए। बट यहाँ पे पूरा लिखा है, यहाँ पे मेन लाइन है जो प्रधानमंत्री ने कही, जो उचित समझो वो करो। जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नारावाने ने राजनाथ सिंह जी को फोन किया और कहा कि देखिए कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गए हैं, हमारी टेरिटरी कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गए हैं, हमें क्या करना है। पहले राजनाथ सिंह जी ने उनको रिप्लाई नहीं किया। उन्होंने जयशंकर जी से पूछा, एनएसए से पूछा, राजनाथ सिंह जी से पूछा, कोई रिप्लाई नहीं। बुक ऊपर कर लीजिए। फिर उन्होंने राजनाथ सिंह जी से, राजनाथ सिंह जी ने कहा कि मैं टॉप से पूछता हूँ। ऑर्डर था, स्टैंडिंग ऑर्डर था टॉप का कि अगर चाइनीज फोर्सेस अंदर आएंगी तो उनपे बिना हमारे पूछे फायर नहीं करेंगे। नरवणे जी और हमारी जो आर्मी थी, जो सेना थी, वो उन टैंक्स पर फायर करना चाहती थी क्योंकि वो टैंक्स हमारी टेरिटरी में आ गए। नरेंद्र मोदी जी ने मैसेज दिया कि देखिए दिक्कत होती है ना, जो उचित समझो, आप किसी को कोई था ही नहीं रिपोर्ट करें यहाँ पे। मतलब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी, इंदिरा गांधी जी कभी पीछे हटी निर्णय लेने से, कभी पीछे हटी। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कैसे किए, अपने कमरे में दुबक के कि हम निर्णय नहीं लेंगे, आप ले लीजिए। ऐसे नहीं होती है लीडरशिप, नेतृत्व ऐसे नहीं होता है, देश ऐसे नहीं चलता है। और जो आज इन्होंने किया है संसद में, वह यही दिखाने के लिए कि यहाँ न स्पीकर की चलती है, न संसद की चलती है, न किसी और की चलती है, ये सिर्फ हमारी चलती है। हम जब चाहे किसी को खड़ा कर देंगे और वो जो चाहे कह सकता है। सदन को बंधक बना लिया गया और सदन को शायद संसदीय इतिहास में ये अबोध बालक भी काले अक्षर से इनका नाम लिखा जाएगा। कभी न कभी उनको जवाब देना पड़ेगा कि देश की ऐसी हालत कैसे बना के रखी थी कि दुनिया का कोई देश हमसे डील करने के लिए आगे नहीं आता था। आपने कोशिश की होगी, पीछे 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 बहुत चक्कर लगाए होंगे, लेकिन किसी ने आपकी तरफ देखा भी नहीं होगा। क्या स्थिति ऐसे पैदा की? दुनिया के देश ऐसे ही भारत के साथ डील नहीं कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, इसके पीछे सबसे बड़ी बात, डेवलप कंट्रीज एक डेवलपिंग कंट्री के साथ डील करता है ना, वो अपने आप में भी अर्थ जगत के लिए बहुत बड़ा डील है। और मेरे लिए नई बात नहीं है। जब मुझे गुजरात में सेवा करने का अवसर मिला था तो मैं एक वाइब्रेंट गुजरात समिट करता था, और मेरे लिए गर्व की बात थी कि एक स्टेट, हिंदुस्तान का एक स्टेट, मेरी इस वाइब्रेंट समिट के पार्टनर कंट्री, डेवलप कंट्री जापान हुआ करता था। एक राज्य ने सामर्थ्य दिखाया था, आज मेरा देश ये सामर्थ्य दिखा रहा है। प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में एक तरीके से ललकारा और कहा कि ये सामर्थ्य हम दिखा रहे हैं। आप जब सत्ता में थे तो आपको कोई मुंह नहीं लगाता था। प्रधानमंत्री का कहने का जो आशय है वो यही है, और आज लोग हमारी तरफ आ नहीं रहे, हाथ बढ़ा रहे और हमारे पीछे जा रहे हैं। जब आप सत्ता में तो आप पीछे पीछे घूमते थे।
पता नहीं अब क्या सच है, ये तो अंदर के लोग जाने, प्रधानमंत्री जानते हैं और जो नेता प्रतिपक्ष है वो जानते हैं, या फिर अपने अपने तरीके से नैरेटिव बनाते हैं इस देश की इस महान जनता को ये गुमराह करते हैं नेता। पता नहीं, मैं ना इनकी ना उनकी मुझे बहुत कन्विंसिंग बात नहीं लगती दोनों तरफ की, क्योंकि अब इतना ज़्यादा मिलावट है बातों में, आचार व्यवहार सब में इतनी ज़्यादा मिलावट है कि अब यकीन नहीं होता ना पक्ष का ना विपक्ष का। हमारे साथ मेहमान आ चुके हैं चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। बहुत स्वागत। डॉक्टर आर.ए. उस्मानी साहब समाजवादी पार्टी सरकार में मिनिस्टर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। नमस्कार, स्वागत आपका उस्मानी साहब। हरिकेश बहादुर राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस कार्यक्रम में आए हैं, 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं और बहुत ही पुराने जाने माने विश्लेषक चिंतक, आपका ये बहुत स्वागत है। मनीष शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ आ चुके हैं, लगातार मनीष जी हमारे कार्यक्रम में रहते हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार आ चुके हैं और कांग्रेस की नुमाइंदगी के लिए प्रवक्ता उत्तर प्रदेश के हमारे साथ आ चुके हैं, रवि प्रताप सिंह। बहुत स्वागत है सभी का, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। चंद्रिका जी, सदन चलाने की जिम्मेदारी तो सरकार की होती है, अरुण जेटली साहब कहा करते थे। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ होगा जब प्रधानमंत्री जी का 2 बार लोकसभा में आने का कार्यक्रम तय हो कि आ रहे हैं, पूरा मीडिया डंका बजाने में जुटा था, काउंट डाउन चला दिए हम लोगों ने कि अब आए कि तब आए। कल भी नहीं आया और आज भी नहीं आया और सदन भी स्थगित कर दिया गया। सवाल पूछे जा रहे हैं लोकसभा में और जवाब दिया जा रहा है राज्यसभा में। इतनी हड़बड़ी क्या है भाई? सरकार किस बात से डर रही है? और जरा से लोग हैं जिनको प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इनको जनता ने नकार दिया है। अब बात पूछी जा रही है डील की, जवाब दे रहे हैं कि गांधी नाम चुरा लिया। नेहरू देश को क्या समझते थे? आपकी पार्टी नेहरू के सहारे कब तक राजनीति करेगी? चंद्रिका जी, चंद्रिका प्रसाद जी लीजिए, मुझे लगता है मेरी इतनी तगड़ी भूमिका चंद्रिका जी तक पहुंची ही नहीं। कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि ये उसी तरीके से जैसे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और फिर नहीं आए, और सीधे हरकेश बहादुर की तरफ जाएंगे। हरकेश जी, आप तो संसदीय परंपराओं को जानते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं और उस दौर में रहे हैं। आप उस दौर में चुनाव जीत कर आए थे जब सारी कांग्रेस पार्टी हार गई थी उस वक्त, और आप कुछ सदस्यों में से थे 77 में, मुझे जहाँ तक याद है। कि ये पूरा स्थितियाँ परिस्थितियाँ कि भाई लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं कि प्रधानमंत्री को खतरा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ लोग उन पर हमला कर देंगे, उनके साथ ऐसी बात कर देंगे, इसलिए मैंने उन्हें रोका। और एक दिन रोका भाई साहब, अगले दिन भी रोका, और लोग, एक वीडियो भी खूब चल रहा, पता नहीं सत्य है कि झूठ है, क्योंकि मैं उसकी सत्यता पर मैं वो नहीं करता, कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, किरण रिजिजू जी उनके कुछ कान में कह रहे हैं, वो लौट जा रहे हैं, वो कह रहे हैं राहुल गांधी किताब लिए खड़े हैं। इतना डर गए किताब से सत्ता पक्ष के लोग। देखिए, आप तो जानते ही हैं, मैं निष्पक्ष रूप से बात करने वाला आदमी हूँ, मैं किसी पार्टी की तरफ से तो बात करता नहीं जी। इससे ज्यादा बड़ी अनर्गल बात, इसे असत्य कहिए, झूठ असंसदीय शब्द है इसलिए नहीं प्रयोग करना चाहूंगा, मतलब इतनी अनुचित बात की जा रही है कि प्रधानमंत्री पर कोई सदन के अंदर हमला कर सकता है। ये तो कोई पागल ही ऐसा कर सकता है, कोई मतलब जिसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका हो। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर उसका दिमाग एकदम खराब हो चुका है तो सदन में आता कैसे है, कैसे आ पाएगा कि वो किसी पर हमला करे? इससे ज्यादा मतलब हमारे पास शब्द नहीं है। मैं ढूंढ रहा हूं अपनी पूरी डिक्शनरी घुमा करके अपने दिमाग की, क्योंकि जो भी शब्द हैं वो शायद अनुचित होंगे इस्तेमाल करना। इससे बड़ी इतना एक ही शब्द मैं कह पाऊंगा कि अनर्गल बात कोई हो ही नहीं सकती कि प्रधानमंत्री पर कोई सदन के अंदर हमला कर सकता है।
ये तो हमको, ये जो अभी आपने बात सुनाया, ये मुझे पहले से पता नहीं था, ये अभी आप ही के जरिए पता चल रहा है। वहां तक सदन में हंगामा होता है, आवाज उठती है, सब कुछ होता है। अभी आपकी बात सुन करके मुझे तो बिल्कुल वो बात याद आ गई, जब जर्मनी में डेमोक्रेसी खत्म कर दी गई थी इसी बात पर। पहले हिटलर ने पार्लियामेंट के अंदर खुद हंगामा करवाया, आग लगवा दी, और उसके बाद हल्ला किया। उसी उसको कहीं से उसका पूरा मैनेजमेंट था, किसी ने आके बताया, सब आग लग गई। उसने तुरंत कहा कि ये तो पार्लियामेंट को लोग जला दे रहे हैं और ये विपक्ष वाले काम नहीं करने देना चाहते, इसलिए अब कोई जरूरत नहीं है कि इस तरह का लोकतंत्र चले। उसने लोकतंत्र की समाप्ति की घोषणा कर दी। ये अभी जो आपने बात कही है, ये बात मुझको इसी पर याद आ गई कि ऐसे ही हुआ था वहां पर, लोकतंत्र के ही माध्यम से हिटलर आया था और लोकतंत्र को ऐसे ही खत्म किया था, खुद ही साजिश करके। प्रधानमंत्री पर कोई हमला करेगा, ये बात तो मैं अब दोबारा मतलब क्या करूं, वो तो मजबूरी है, सुनना पड़ेगा। लोग बोलेंगे तो सुनना ही पड़ेगा, काम तो अपना और लोकसभा अध्यक्ष बोले हैं, बड़े जिम्मेदार व्यक्ति बोले हैं भाई। और अब आप सोच सकते हैं कि लोकसभा तो ये कर क्या रहे थे, लोकसभा सारे मार्शल, सारी सिक्योरिटी, सब कुछ लोकसभा, उस पूरे पार्लियामेंट का वो लोकसभा अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि मुझे ऐसी सूचना मिली, लोकसभा अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि ऐसी मुझे सूचना मिली कि कांग्रेस के कुछ सांसद प्रधानमंत्री से कोई ऐसी वैसी हरकत कर सकते हैं, वो हमला टाइप कर सकते हैं। यही सबसे बड़ा विषय है जिस पर की बहस होनी चाहिए, कि ये बात लोकसभा के अध्यक्ष बोल रहे हैं। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सब उनकी है, राज्यसभा के सभापति की नहीं। पार्लियामेंट के पूरे कैंपस का जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट होता है, उसकी देखभाल, उसकी सुरक्षा, सब जिम्मेदारी स्पीकर की है। अगर उनकी सूचना मिली तो उन्होंने कार्रवाई क्या की, ये क्यों नहीं बता रहे हो? वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री को रोक दिया, ये कार्रवाई की उन्होंने। हरकेश जी, वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री को रोक दिया, बताओ भाई, बताइए अब ये कार्रवाई की उन्होंने। अच्छा, ये दूसरा उतना ही बड़ा गलत काम हो गया। देश के प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट जब चलती है तो प्रतिदिन कम से कम 1 घंटे जरूर रहना चाहिए, कम से कम। और इस पूरे प्रकरण के ठीक 3 घंटे पहले राहुल गांधी ने कहा था कि मैं दावे के साथ कहता हूं प्रधानमंत्री नहीं आएंगे, वो आएंगे तो मैं उन्हें किताब भेंट करूंगा। वहां का किताब भेंट करते वो तो अलग बात है, वो दूसरी बात है, लेकिन प्रधानमंत्री कम से कम 1 घंटे के लिए पार्लियामेंट जब सदन चलता है तो रहना तो चाहिए। और जबकि वो किसी खास कारण से विदेश भी नहीं गए हैं, भारत के अंदर हैं, पार्लियामेंट के बिल्डिंग के अंदर अपने कमरे में बैठे हैं, वहां से वो 1 घंटे के लिए भी आकर के सदन नहीं बैठ सकते। और हमेशा जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ तमाम अनर्गल बातें, बेमतलब की बातें, जिसका कोई मतलब नहीं। अरे भाई, जवाहरलाल केवल प्रधानमंत्री नहीं थे, ये तो आपका सौभाग्य है उसी कुर्सी पर आप बैठ गए हैं। जवाहरलाल उन लोगों में से थे जो देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़े थे, 9 साल से ज्यादा जेल में थे। जवाहरलाल साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ने वाले योद्धा थे, जवाहरलाल फासिज्म के खिलाफ लड़ने वाले योद्धा थे, जवाहरलाल उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ने वाले योद्धा थे। मुसोलिनी ने उनको मिलने के लिए उनके धरती पर जब उनका हवाई जहाज रुका तो बुलाया, उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं मिलूंगा। ये सब करने वाले आदमी थे, उनसे अपनी तुलना मत कीजिए। बार बार उनको क्यों लपेटे में लाते हैं, तमाम अनर्गल बातें बुलवाते हैं, ऐसे ऐसे सांसदों को खड़ा कर देते हैं जिन्हें कि अब क्या मैं कहूँ, ऐसी ऐसी बातें वो बोल रहे हैं सारे सदन के अंदर, बेमतलब की बातें सब हो रही हैं। तो काम की बात है हो ही नहीं रही है, बेमतलब की बात सब हो रही है। अजीब हालत हो गई है पार्लियामेंट की। अच्छा हरकेश जी, आपने कभी सुना है कि प्रधानमंत्री को आना हो और वो लगातार 2 दिन नहीं आ पाए, ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियां विपक्ष ने पैदा कर दी? अच्छा, अब देखिए, अब इसकी अगर समीक्षा की जाए तो बातें वही सब हैं जो बाकी लोग बोल रहे हैं। ये जो ट्रेड डील हुआ है इतना भयानक है भारत के लिए, 500 बिलियन। ये सबसे बड़ी बात देखिए, सारी बात आपकी ट्रंप बोलते हैं, भारत नहीं बोलता, भारत के प्रधानमंत्री नहीं बोलते। ये कितना ज्यादा मैंने एक संदेहास्पद, मिस्टीरियस बात आप कह सकते हैं, है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका के सवाल पर और चीन के सवाल पर बोलते ही नहीं है। कितने क्या क्या बात इनके बारे में आपने सुना है आज तक? जो तमाम तरह के सवाल जब उठते हैं अमेरिका या चीन को लेकर के, कभी कुछ बोलते हैं? पता नहीं क्या बात है कि नहीं बोलते। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी उस पर कुछ और बातें बताते हैं। अब डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी तो उन्हीं के पार्टी का आदमी। तो अमेरिका और चीन के बारे में तो न बोलना यही बहुत बड़ी एक रहस्य की बात है कि ऐसा क्यों करते हैं। देखिए, लीडर अपोजिशन को बोलने देना चाहिए था। जो बात वो अनुचित बोलते उसको आप सदन के रिकॉर्ड से डाल देते। एलओपी कोई ऐसी बात जल्दी नहीं बोलेगा
जो अनुचित हो और जिसे अरे वो की एक कार्यवाही सांस से में निकाला कह गए लोकसभा तो अध्यक्ष की बोलना ना देना किताब चाहिए। पे बात होगी, ना मैगजीन पे बात होगी, ना अखबार पे बात होगी, और ना ईमेल पे बात होगी। ईमेल वाला तो विपक्ष ने कहा भी नहीं था, वो पहले ही बोल गए कि भाई साहब ईमेल पे भी नहीं अच्छा, बोल सकते हो ये आप। सारी बात ठीक है, तो वो एलओपी को कम से कम अलाउ किए होते, कुछ बोले होते, क्या कहते उसको देश सुनता, लोग जानते, जो आपको अनुचित लगता उसे आप हटा देते। फिर प्रधानमंत्री को जरूर आकर के वो बात सुननी चाहिए थी। प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुए बहस का जवाब देते हैं, ये हमेशा परंपरा शुरू से रही है, ये होना भी चाहिए। वो करते हैं कि प्रधानमंत्री आकर के वो बोलते ही नहीं। दोनों ही बातें ऐसी हुई, एलओपी बोलने नहीं पाया और प्रधानमंत्री आए ही नहीं, जवाब देने की कोशिश ही नहीं किए। नहीं, ये राज्यसभा कह में दिया दे गया दिया कि जवाब उनकी ना, सुरक्षा, हरकेश जी उनकी राज्यसभा में जवाब दे सुरक्षा। दिया आज उन्होंने। अब बताइए कि अब दोनों सदन, एक चीज और मैं आपको बता दे रहा हूं, ये एक नियम था, ये परंपरा थी, ये सब लोग इसको जान लें। संयुक्त अधिवेशन होता था। जब आप राज्यसभा में बोलते हैं तो आपको लोकसभा शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नंबर एक। जी, जब आप लोकसभा में बोल रहे हो तो राज्यसभा शब्द का प्रयोग नहीं, यानी जब लोकसभा का मेंबर बोले तो उसे राज्यसभा शब्द का नहीं प्रयोग करना चाहिए, और जब राज्यसभा में मेंबर बोले तो उसको लोकसभा शब्द का प्रयोग, ये वहां किसी को मालूम नहीं है। हम लोगों के टाइम में कह दिया जा सकता था कि उसको अदर हाउस कहिए, दूसरे सदन, बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। दूसरे सदन में ये बात हुई है, नाम ही नहीं लिया जाता था। उसके पता नहीं क्यों ये परंपरा बनाई गई थी, लेकिन ये परंपरा थी कि आप सदन का नाम नहीं ले सकते। जिस सदन में आप बोल रहे हो उस सदन बोलिए, अगर उस सदन की किसी बात को कुछ कहना भी हो तो यही कहिए कि इन द अदर हाउस दिस मैटर वाज डिस्कस, ठीक है। या इस मामले में ये बात हुई, जो भी कहना हो आप कह दीजिए, लेकिन नाम नहीं लिया जाता था। ठीक बात, बड़ी महत्वपूर्ण बातें हरिकेश बहादुर जी ने रखी। वो खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, अब एक सामाजिक चिंतक, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ वो जुड़ते हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद चर्चा बहुत दिलचस्प रहेगी। आज इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि एक तो 4-5 दिन से संसद चल नहीं रही है, बवाल है, नरवणे की किताब है, ट्रेड डील है और बहुत सारे इस तरीके के मुद्दे हैं और विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। आज जो सनसनीखेज बात लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कही कि कांग्रेस के कुछ सांसद प्रधानमंत्री के साथ कोई अनुचित व्यवहार करने की योजना बना रहे थे, इस कारण उन्होंने कल प्रधानमंत्री को रोक दिया था। और आज भी प्रधानमंत्री को उन्होंने रोक दिया क्या, ये भी सवाल है, क्योंकि आज भी प्रधानमंत्री लोकसभा में नहीं आए, क्योंकि लोकसभा स्थगित कर दी गई। आज भी आना था उनको, कल भी वो नहीं आए। तो सवाल जो लोकसभा में पूछे जा रहे हैं, जवाब प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में दे दिया। क्या है और क्या देश के जो मुद्दे हैं क्या इस तरह से संसद में डिस्कस हो पाएंगे और संसद का क्या रेलेवेंस बचेगा अगर यही हाल। चंद्रिका जी, सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी है, ये आपके ही मरहूम नेता अरुण जेटली साहब कहा करते थे, लेकिन लगातार ये तो बड़ा गंभीर मसला है कि प्रधानमंत्री पर हमले की तैयारी थी, ये लोकसभा अध्यक्ष कह रहे हैं, सिक्योरिटी उन्हीं के अधीन आती है, सारी चीज़ें थीं, उसके बाद भी ऐसी परिस्थितियां तो मुझे नहीं लगता भारत के संसदीय इतिहास में कभी हुई हो। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? योगेश जी, आपको नमस्कार। आपके सभी पार्टिसिपेंट्स को तथा श्रोताओं को नमस्कार जी। बड़ा गंभीर प्रश्न आपने उठाया है, लेकिन आपने स्वयं भी बताया कि लोकसभा के जो अध्यक्ष जी हैं उन्होंने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री जी स्वयं रोका कि आप इसमें ना आइए, कोई घटना हो सकती है। बात सुनने में थोड़ी अजीब सी जरूर लगती है, लेकिन लोकसभा के अंदर तो स्पीकर की बात ही मानी जाएगी। और जहाँ तक प्रधानमंत्री जी के बोलने के सवाल है, अब 11 साल से अधिक उनको हो गया है संसद में, उनके बोलने को लेकर के आप जानते हैं जब बोलते हैं तो कई बार तो विपक्ष वाले भाग जाते हैं, तो उनको बोलने का न तो विषय कम था और न उनकी शैली में कोई कमी थी और न उनके पास मैटर कम था। लेकिन लोग आज भी भाग गए थे, विपक्ष ने आज भी वॉकआउट कर दिया था भाई। हाँ, तो वही होता है, वो तो यही है कि खुद बोलो और भाग जाओ, सुनो नहीं, तो वो तो अब उसके लिए सत्ता पक्ष क्या कर सकता है। प्रधानमंत्री बोलते हैं तो उसको बर्दाश्त नहीं करते, आप बोलते हैं
तो हम लोग सुनते रहते हैं, बैठे रहते हैं, लेकिन हम जब बोलते हैं तो आप भागना शुरू कर देते हैं। तो ये उनको विचार करना चाहिए कि लोकसभा में अगर सुनेंगे नहीं तो दूसरे की बात, तो फिर कैसे उनको पार्टिसिपेट कैसे करेंगे। तो मेरा अनुरोध यही है कि सबको बोलना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए, तभी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करेगी लोकसभा भी और राज्यसभा भी। मेरा तो यही कहना है। ठीक बात है। रवि प्रताप सिंह, चंद्रिका जी का फ्रेम ठीक किया जाए, उनकी जो उनका चेहरा दिख नहीं रहा, ठीक किया जाए उसको, उनकी आवाज़ को भी ठीक किया जाए। रवि प्रताप सिंह कांग्रेस के नेता, भाई आप लोग भाग खड़े होते हैं। अभी चंद्रिका जी कह रहे जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो आप लोग टिक नहीं पाते, भाग खड़े होते और फिर संसद के बाहर आके हल्ला मचाने लगते हैं। ये क्या परंपरा है? और संसद कुछ दिन बाद इस देश का जो व्यक्ति है वो हमें लगता है कि संसद को बहुत रेलिवेंट नहीं मानेगा। रवि प्रताप अनम्यूट करिए। ये कहना चाहूंगा और हरकेश जी के साथ इत्तेफाक रखूंगा कि यदि देश के प्रधानमंत्री के ऊपर हमला होने की शिकायत या सूचना इस देश के अगर लोकसभा अध्यक्ष के पास पहुंची तो ये बड़ी ही गंभीर बात है और उसकी जांच होनी चाहिए और जो लोग भी मुलविस थे उनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि स्वस्थ संसदीय परंपरा की अवहेलना है। दूसरी बात कि जब ये बताइए कि आप माने राष्ट्रपति महोदया के धन्यवाद प्रस्ताव पे बात हो रहा था जिसमें कि बायलैटरल इश्यूज भी होते हैं और विदेश नीतियां भी होती हैं, तो अगर एक संवैधानिक के पद पे बैठे हुए किसी जनरल एम नरवणे की किताब को कोट करना चाहते थे, जो कि अगस्त में उन्होंने कुछ कहा था, फोन किया तमाम लोगों को और 10 साढ़े 10 बजे कहा गया जो मर्जी कर लो, तो बड़ा गंभीर विषय था। मेरा ताल्लुक सेना से रहा है, मैंने जनरल एम नरवणे के साथ काम किया है। ये कहा जाता है सेना में कि नरवणे जैसा सेनाध्यक्ष बहुत कम हुए जो कि बेबाक बात रखते हैं। मैं ये अंदर की बात आपको बता रहा हूं, तो उसपे आप बात सुन लेते देश से अगर मुलविस बात थी तो, लेकिन आप 12 बार देश के रक्षा मंत्री खड़े होते हैं और उनको बोलने नहीं देते हैं, बीच में रोक देते हैं और ये कहते हैं कि वो किताब तो अस्तित्व में थी ही नहीं, है ही नहीं। उसी किताब को राहुल गांधी जी लेके आते हैं और कहते हैं कि ये किताब अगर प्रधानमंत्री जी आएंगे तो मैं उनको भेंट करूंगा, क्योंकि जो चीज अस्तित्व में नहीं है वो अस्तित्व में थी। और अमेजन में जो पेंगुइन प्रकाशन उसको प्रकाशित किया है उसको लेके आए थे देने के लिए, तो अब चूंकि वो ढकना था और अपने हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी को तो कहे कि उनके ऊपर आक्रमण होने वाला था। आज मैं जब सुन रहा था दुर्गेंद्र भाई तो वो केवल नेहरू जी की बातों के और क्या प्रधान राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण में आज का वो चीज था जिसमें ये कहा गया था कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। कम से कम 15 मिनट इसी पे प्रधानमंत्री जी बोलते रहे कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण का अंश नहीं था और यही लोकसभा अध्यक्ष जी ने ये कहा था पूर्व में कई वर्ष पहले कि आप मैगजीन, पेपर और बुक को कोट कर सकते हैं। फिर 2 बार कह रहा हूं, उन्होंने कहा था व्यवस्था दी थी कि कोट कर सकते हैं और आप अगले दिन कहते हैं। और इस देश की तमाम सरकारें बनी और बिगड़ी हैं। और उन्होंने ये भी कहा है, उन्होंने ये भी कहा है कि आप जो कुछ राष्ट्रपति महोदया ने बोला उसी पर बोल सकते हैं, दाएं बाएं नहीं बोल सकते हैं, ना कब्र पे बोल सकते हैं, ना नाम चुराने पे बोल सकते हैं। ये बातें कही हैं। मैं आपसे यही बात तो बोला कि आप वहां कहते हैं कि नहीं बोलेंगे और यहाँ आप 20 मिनट तक बोलते रहे सिर्फ इस पे कि नाम चुरा लिया और वो सरदार सरोवर डैम की कल्पना पटेल ने की थी और हमने उसका उद्घाटन किया। और ये कह रहे हैं कि आप ये बताइए कि नेहरू जी, अरे भाई कम से कम 217 करोड़ की बजट नेहरू जी को मिली थी जब 47 में अंतरिम बजट पेश किए और आपको तीसरी इकोनॉमी तक पहुंचने में काम किया और यही सरकारी संपत्तियां खड़ी की जिनको आप आज बेच रहे हैं और पीठ नहीं थपथपा रहे हैं। आपने तो एक भी खड़ी नहीं की, लेकिन आप बेचने में तो लगे हुए हैं कि मैं बेच ले रहा हूं। तो आपको नेहरू जी वहां तो याद आ जाते हैं जहां आपको अच्छा लगता है, लेकिन नेहरू जी आपको वहां अच्छे नहीं लगते हैं जहां आपकी राजनीति के लिए वो कांटा बन जाते हैं। अब चूंकि नरेंद्र मोदी जी एक अपने आप को चाहते हैं विश्व गुरु बनना और विश्व गुरु एक नेहरू थे जिनको विश्व मानता था। मैं एक आपको उदाहरण याद दिलाऊं, जब अक्टूबर 1949 में नेहरू जी गए थे अमेरिका में तो पहला प्रोटोकॉल तोड़ करके वहां के राष्ट्रपति जी गए थे एयरपोर्ट पे लेने और उन्होंने कहा था कि आप किसी भी गुट को ज्वाइन कर लीजिए, विश्व कई ध्रुवों में बटा हुआ था। अरे तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी बहुत बार प्रोटोकॉल तोड़ के गेस्ट को लेने जाते हैं, इसमें नई बात क्या है? हमारे प्रधानमंत्री जी तो वहां के यूएई या दुबई सबके लोगों को लेने चले जाते हैं। सर अमेरिका का राष्ट्रपति उसके बाद आज तक किसी भी प्रधानमंत्री को लेने नहीं आए। आप अपने कम से कम मित्र तो आए नहीं जिनको आप मित्र कहते हैं, पूजा हवन भी कराते थे। तो उस समय इन्होंने कहा कि अगर आप कुछ दे सकते हैं तो अपने हमको आईआईटी बनाने के लिए। प्रधानमंत्री ने, रवि प्रताप, बड़ी खरी बात प्रधानमंत्री ने कही है कि आप लोगों के पीछे पीछे भागते थे, आपसे कोई डील नहीं करता था और आज
एक डेवलप्ड कंट्री डेवलपिंग की तरफ हाथ बढ़ा के डील कर रहा, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, वो कह रहे हैं। दुर्गेंद्र भाई, अमेरिका हमको एक्सपोर्ट करता है, यानी अमेरिका से हम जो इंपोर्ट करते हैं वो करीब 100 अरब डॉलर का करते हैं, और हम उसको जो एक्सपोर्ट करते हैं 118-120 अरब डॉलर का करते हैं। और अब वो कह रहा है ट्रम्प कि हम 500 अरब डॉलर भारत को भेजेंगे, और हम वहां की व्हीकल पे 100% टैरिफ लगाते थे, और अब वहां का टेस्ला 0% पे भेजेगा। और जो हमने जब परमाणु परीक्षण किया तभी 3.31% टैरिफ था, और जब मनमोहन सिंह जी ने डील किया परमाणु का तब वो घट के 3 से नीचे हो गया। आज 2 महीने 4 महीने पहले ट्रम्प 50 लगा देता है और घटा के 18 कहता है, फिर भी वो अपनी पीठ थपथपाते हैं, और हमने उसको 0। तो आप लोग ये चर्चा कहां कर रहे हो सदन के अंदर? आप लोग तो प्रधानमंत्री को निशाना बनाते हो, सदन के अंदर ये बातें कहां कर रहे हो आप लोग? और राहुल गांधी जी, पता चला जो जिसको कहते हैं ना उत्तर प्रदेश में पड़ी लकड़ी ले रहे हैं कि अब रवनीत बिट्टू को गद्दार कह दिया, तो सारी बीजेपी जुड़ गई कि भैया सिखों को गद्दार कहा, सिखों को गद्दार कहा। आप लोग भी ऐसा चाहते हो, कुछ फुटेज मिले, कुछ हल्ला मचे, जनता कही तो आप लोग भी नहीं करना चाहते हो भाई? दुर्गेंद्र भाई, जिस बेअंत सिंह को मुख्यमंत्री बनाए, 3 बार इनको लोकसभा का भाई, बेअंत सिंह की शहादत हुई, ये क्यों भूल जाते हैं आप लोग? बेअंत सिंह शहीद हो गए। सरदार बेअंत सिंह जो आज पंजाब शांत है, सरदार बेअंत सिंह की देन है। उनका योगदान हमारी पार्टी के लिए सराखों पे हम सलूट करते हैं। इस देश के लिए योगदान है। आतंकवाद की बलिवेदी पर वो शहीद हो गए, सरदार बेअंत सिंह। 3 बार तो इनको भी एमपी बनाए, लेकिन 24 में छोड़ के गए, हार गए। और ये बताइए कि एक बार उन्होंने कह दिया मित्र को कि ट्रेटर हो, तो ये कहां से सिखों का अपमान हो गया भाई? अरे हमने तो सिख को प्रधानमंत्री बनाया, आप एक बार भी नहीं कहते हैं। देखिए दुर्गेंद्र भाई, सबसे बड़ी बात है कि आज अच्छा लगता कि कम से कम बजट जो पेश हुआ था, प्रधानमंत्री जी कहते कि ट्रेड डेफिसिट हमारा कहां जाएगा, जो फॉरेन एफडीआई हमारा 63% नेगेटिव है वो हम कैसे लेके आएंगे, जो हम अमेरिका के साथ जो डील किए हैं हम किसानों के हित को कैसे। तो प्रधानमंत्री को आप बोलने नहीं दोगे, आक्रमण की तैयारी करोगे, तो कैसे कहेंगे वो? अरे आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री जहां 240 सांसद है, 100 आदमी कैसे आक्रमण कर देगा दुर्गेंद्र भाई? वो तो 2.5 गुना 3 गुना हमसे ज्यादा हैं। ये तो वानगी सिर्फ रोकने की है, और अगर वास्तव में ऐसा है तो ये चिंता का विषय है। और जब आप पहली बार एलओपी को नहीं बोलने देंगे, 26 जनवरी 15 अगस्त को तीसरी लाइन में बैठाएंगे, आपको ये दिन देखना पड़ेगा तो कैसा लगेगा, जरा सोच के देखिएगा। अरे वो सत्ता में रहेंगे भाई, क्या बात कर रहे हैं? अभी आप लोग सपने मत पालिए, वो सत्ता में रहेंगे ऐसा उनको लगता है। सत्ता छोड़ने वाले नहीं है। अरे हरिकेश जी प्रणाम, उनके कहते हैं निशिकांत दुबे के प्रधानमंत्री के जाने के बाद 150 सीट भी भाजपा नहीं जीतेगी, तो कभी तो जाएंगे, तो जब 150 के आसपास आएंगे तब छोड़ के जाएंगे। ठीक है, विषयांतर नहीं। तो मैं डॉक्टर रहने की योजना बन रही है। डॉक्टर रहमानी की तरफ मैं जाऊंगा, उस्मानी की तरफ जाऊंगा। डॉक्टर उस्मानी, कुल मिला के इस पूरे हल्ले में जो चरा हल्ला गुल्ला बवाल झंझट, आपकी पार्टी कहां है? कहीं दिख नहीं रही। अनम्यूट करिए अखिलेश जी। हमको लगता है बिल्कुल यूपी का चुनाव जैसे जैसे आ रहा है, अखिलेश जी बिल्कुल राहुल गांधी कैसे हाथ मजबूती से पकड़ लिए हैं। वो कह रहे हैं जो राहुल कहें वही ठीक। बोलिए, मंत्री आपको भी बनना है इस बार। आवाज ही नहीं सुन रही, यही तो दिक्कत है सपा के साथ में। बोलिए भाई उस्मानी साहब, मैं सुन नहीं पा रहा हूं आपको, माफी। अनम्यूट भी नहीं कर रहे हो। हाँ ठीक है, अनम्यूट करिए। अब मुझे जाना पड़ेगा दूसरे मेहमान के पास, अगर नहीं हो पा रहा तो नहीं हो पा रहा। सुनील कौशिक साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील जी, इस पूरे जो प्रकरण 3-4-5 दिन से चल रहा, हमें नहीं याद पड़ता, हरगेश जी बताएंगे, हमें तो याद भी नहीं पड़ रहा कि प्रधानमंत्री को आना हो, प्रधानमंत्री ना आए हों, और सनसनीखेज खुलासा लोकसभा अध्यक्ष कर रहे हैं कि भाई साहब ये तो आक्रमण की तैयारी थी, 2 दिन लगातार ना आए हों। सवाल लोकसभा में खड़े हो रहे हैं, जवाब राज्यसभा में। कैसे देखते हैं पूरे इस घटनाक्रम को? तो मैंने तो कभी नहीं देखा न सुना कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री ने लोकसभा की बजाय राज्यसभा में जवाब दिया हो। नहीं, राज्यसभा में अलग बहस होती है, वहां पर ही जवाब देते हैं और यहाँ पर दोनों जगह देते हैं। तो निश्चित तौर से मुझे लगता है कि जो आपने शुरू में चौहान साहब कहा था सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए, कभी कभी हम लोग बैठ के सोचते हैं कि 20 साल 25 साल बाद क्या होगा।
जनता इतनी कंफ्यूज हो गई है इस देश की, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन लोकतांत्रिक बात कर रहा है, कौन असंवैधानिक बात कर रहा है। तमाम प्रकरणों में हमने देखा होगा कि इसका न्याय भी, सही और गलत कौन है, वो देश की सर्वोच्च न्यायालय ने किया या न्यायिक व्यवस्था कर रही है। मतलब इतने कंफ्यूजन की स्थिति है और इतनी असंवैधानिक बातें, इतनी अमर्यादित बातें एक दूसरे के खिलाफ, निश्चित तौर से मुझे लगता है कि ये सब लोकतंत्र को तार तार कर रही है। न वो सत्ता पक्ष के लिए सुखद है और न विपक्ष के लिए सुखद है। कभी विपक्ष सत्ता पक्ष में आएगा, सत्ता पक्ष विपक्ष में भी जाएगा, लेकिन जो लाइन आप खींच के जा रहे हैं विपक्ष के रूप में या सत्ता पक्ष के रूप में, निश्चित तौर से वो बातें आप ही को भुगतनी है। आवाज कहीं से आ रही, बंद की जाए इसको, बीच में बाधित हो रहा है, आवाज बंद की जाए, बोलिए सुनील जी। वो लोकसभा अध्यक्ष तय करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष की सारी भूमिका रहती है, वहां सरकार की पार्टी की कोई भूमिका नहीं रहती। लेकिन यदि लोकसभा स्पीकर ने ये कहा है तो इसकी जांच होनी चाहिए, निश्चित तौर से जांच होनी चाहिए। लेकिन मैं ये भी मानने के लिए तैयार नहीं हूं चौहान साहब के कुछ नहीं हो सकता था। जैसे अभी आरपी सिंह साहब ने कहा कि वो हम 100 थे, वो तो 250 हैं। अमर्यादित चीजें कभी भी हो सकती हैं, किसी के साथ भी हो सकती हैं। स्याही फेंक दी जाए चेहरे पर, क्या अमर्यादित नहीं हो सकता? क्या फाइल उठा के फेंक दी जाए, नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अब उसके बाद क्या करेंगे? फांसी पे चढ़ा देंगे क्या? होगा क्या उसके बाद? उसके बाद वही सुनील जी, लेकिन अगर ये डर घुस गया है सरकार के अंदर, सुनिए, बड़ी अच्छी बात आपने की सुनील जी, अगर ये डर घुस गया सरकार के अंदर तो फिर क्या कभी प्रधानमंत्री सदन में नहीं आएंगे क्या? ये कौन सी बात हुई? प्रधानमंत्री को फेस करना चाहिए। ये देश, अगर कांग्रेस के लोग उनके साथ अमर्यादित व्यवहार करते तो ये देश कांग्रेस को माफ नहीं करता। नरेंद्र मोदी इस देश के सर्वोच्च नेता हैं। कई बार क्या होता है, जिस सदस्य ने, जैसे कांग्रेस के किसी सदस्य ने कर दिया, कांग्रेस उसका निष्कासन कर देगी, कांग्रेस कहां अपने ऊपर ले लेगी, या किसी और सदस्य ने कर दिया। लेकिन इस बात पर आप नहीं, लेकिन इसकी जांच मुझे लगता है कि लोकसभा स्पीकर ने कहा है तो इसकी होनी चाहिए। सर मैं कह रहा हूं कि लोकसभा अध्यक्ष जी को, कभी हम और आप, चौहान साहब, क्या कभी हम और आप या हरकेश जी सोच सकते थे कि देश के प्रधानमंत्री की हत्या उसी के घर में हो जाएगी? नहीं सोच सकते थे। ये सब कहना थोड़ा सा अलग हटके है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब कुछ हो सकता था। या तो लोकसभा स्पीकर ने बड़ी बात कही है, प्रधानमंत्री की रहती है ना, प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी तो हटी नहीं। अगर सिक्योरिटी तो इंदिरा गांधी की भी सिक्योरिटी थी, वो भी नहीं हटी, फिर क्या हो गया वहां? मैं यही तो कह रहा हूँ आपसे कि अगर प्रधानमंत्री जी नहीं आए, अब ये बहसी अलग चली जाएगा। मुझे लगता है फिर लोकतंत्र पे हम सवाल उठा देंगे, भैया लोकतंत्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल हटाओ, खत्म करो, ताला लगाओ, ताला लगाओ। अब आप बताइए चौहान साहब, अभी आरपी सिंह साहब ने क्या, कभी तो जाएंगे वो, अभी से वो कभी तो जाएंगे, तब तो हम सत्ता में आएंगे। ये कोई बात हो, लोकतांत्रिक बात होती है? देखिए तो ये सब चीजें मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों, मैं दोनों की बात कर रहा हूं चौहान साहब, मर्यादाओं को लांघ रहे हैं। आप देखिए बिहार की रैलियां, आप देखिए, मोदी तो, प्रधानमंत्री तो बड़े हैं ना उम्र में, उनके किस भाषा का उपयोग किया गया? और प्रधानमंत्री के रहते हुए प्रधानमंत्री ने किस भाषा का उपयोग किया? ये लोकतांत्रिक हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। अब आप ये कहेंगे कि उसने ये, जब हम डिबेट करते हैं तो कहें कि विपक्ष ने क्या कहा, वो कहेंगे आपके नेताओं ने क्या कहा, वो आपके नेताओं ने। सुनील सर, तो रुकेगा संसद को क्या आप रैली के मंच से तुलना कर सकते हैं क्या? क्या कह रहे हैं चौहान साहब? मैं पूछ रहा हूं कि संसद और रैली का मंच क्या एक सा होता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं, प्रधानमंत्री ने भी कई बार मर्यादाएं तोड़ी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी मर्यादाएं तोड़ी हैं। लेकिन आप इस देश को ले जाना कहां चाहते हैं? ठीक बात, ये बड़ा सवाल, ये बड़ा सवाल। ये कार्यक्रम के शुरुआत में मैंने भी पूछा था कि भाई ये पक्ष विपक्ष देश को कहां ले जाना चाहता। डॉक्टर सुनील कौशिक ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उस्मानी साहब की तरफ आ रहा हूं। उस्मानी साहब, जरा मेरा सवाल ध्यान से सुनिएगा। इस बार के सत्र में आपकी पार्टी और आपके नेता कहां हैं? कांग्रेस को फॉलो कर रहे हैं, इन्हीं मुद्दों पे अपने आप को वो कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, कहीं ये वजह तो नहीं है कि चला अखिलेश जी ने पकड़ लिया राहुल जी कहाँ था ऐसे करके कि अब भैया जो आप कहो वही ठीक है?
उस्मानी साहब आप फिर म्यूट हो गए। नहीं, हम म्यूट कहाँ हो गए, हम तो हैं। बोलिए ना, फिर आवाज ही नहीं आ रही। आप एक तो बहुत आ रही है आवाज, आ रही है फ्रेम आपका। बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है, बता तो रहे सब लोग आवाज आ रही है। बोलिए। तो बोलिए। देखिए, हमारी पार्टी और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी एनडीए गठबंधन का हिस्सा है और एनडीए गठबंधन के साथ ये जो लोग इस देश की 80% जो खेती किसानी पे आधारित जनता है। अरे इंडिया गठबंधन कहते हैं लोग आपके। आप लग रहा है भाजपा में तो नहीं जाने वाले हो। आप भाजपा में तो नहीं जाने वाले हो, ये बता दो हमको सच। हम अखिलेश यादव को बता दें कि भैया अपने आदमी को संभाल के रखो। इंडिया गठबंधन, इंडी नहीं। अरे वही बात, इंडी तो ये उपाध्याय जी भी नहीं कहते, उपाध्याय जी भी नहीं कहते इंडी। पुराने आदमी है भाई, देखिए ये लोग जो किसानों के खिलाफ जो इन्होंने डील की है उसका सामना ये पार्लियामेंट में नहीं कर सकते ना, इसीलिए नहीं आ रहे हैं। और अगर आपको इतना खतरा है पार्लियामेंट में तो अपना इस्तीफा देके अपने घर बैठो। अरे लो, आपके लिए रास्ता खाली कर दे हो, पार्लियामेंट आने की आपके लिए रास्ता खाली कर दे हो। देश की जनता ने उन्हें चुना, ऐसे थोड़ी चले जाएंगे वो। नहीं तो क्या ऐसे धक्का पलट सरकार चलाओगे? अरे धक्का पलट कहाँ, फर्नाटेस चल रही, बहुमत है उनका, जो चाह रहे हो कर रहे हैं। आप लोग कुछ कर कहाँ पा रहे हो? बैसाखी की सरकार है, बैसाखी तो कहते रहिए, इससे नहीं काम चलने वाला, कहते रहिए। 2 बैसाखी लगी हुई है, 240 रह गए हैं और अब भी झूठ बोलने को छोड़ा नहीं है। देश के पार्लियामेंट के लोकसभा सदस्य कहते हैं कि उनको खतरा है। भाई पार्लियामेंट के अंदर काहे का खतरा है? पार्लियामेंट के अंदर जब सांसद घुसते हैं तो उनकी सुई से लेके पूरी चेकिंग हो जाती है, एक्सरा हो जाता है, तब वो अंदर जाते हैं। और अंदर जा करके वो कौन सा हमला कर देंगे पार्लियामेंट के अंदर, संसद भवन के अंदर? कोई अपमानजनक व्यवहार कर दें, प्रधानमंत्री की गरिमा कुछ कैसे कर देंगे? ऐसे इनपुट्स थे लोकसभा अध्यक्ष जी के पास, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री जी को रोका कि आप मत आइए। देखिए हम बताएं, अभी हम आपके एक विशेषज्ञ बैठे थे, वो बोल रहे थे कि इंदिरा जी को मार दिया गया। इंदिरा जी पार्लियामेंट के अंदर नहीं थी। अरे घर में मार दिया भाई। जो संसद भवन परिसर है उस परिसर के अंदर नहीं थी ना। प्रधानमंत्री आवास भी असुरक्षित होता है क्या? प्रधानमंत्री आवास की भी अपनी महिमा है। कि वो एक अलग डिबेट का विषय है, उसको क्यों ला रहे हैं? उधर नहीं जाते हैं हम आज इसी पे रहते हैं, इसी पे रहते हैं सदन पे। इंदिरा जी को जो फाइल भेजी गई थी उन्होंने हटाने की बात लिखी थी, उसमें लिख दिया उन्होंने कि नहीं हटाएंगे, रहेंगे। अगर पार्लियामेंट के अंदर अगर पार्लियामेंट का मेंबर या प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है तो देश कैसे सुरक्षित है? आप कह रहे हो देश सुरक्षित हाथों में है। जब देश सुरक्षित हाथों में है तो आप खुद स्वयं क्यों नहीं सुरक्षित है? अरे मतलब सुरक्षा से मतलब ऐसा नहीं है। उनको लगा कि भाई जब बदसलूकी पे लोग उतरे हुए हैं, प्रधानमंत्री के साथ कोई बदसलूकी करने की दिक्कत हो जाएगी ना फिर। काहे की बदसलूकी है भाई? काहे की बदसलूकी है? आपने कहा था हम किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे, आपने कहा था हम 15। तो अमेरिका से डील कर ली ना दुगुनी करने के लिए, आप लोग देख ही नहीं पा रहे हो, आप चश्मा पहने हुए हो। नहीं डील, अरे डील से दुगुनी हो जाएगी, आपको पता भी है डील। अरे पता है क्या होगा देश का हाल? अब आप लोग अच्छा ना बोलना इस देश के लिए। इसके रिजल्ट 10 साल बाद आएंगे, देख लेना। 10 साल बाद इसके रिजल्ट आ जाएंगे। फिर क्या कर लेंगे आप और हम? आज ये स्थिति है देश की। आज देश की ये स्थिति है कि किसान आत्महत्या कर रहा है, बेरोजगार आत्महत्या कर रहा है और इंजीनियर पानी में डूब गया और कार से खड़े होकर के नोएडा में चिल्ला रहा है मेरी जान बचा लीजिए। ठीक है, अलग से बात करेंगे, बड़ा गंभीर विषय है ये, बहुत गंभीर विषय उस्मानी साहब, इस पर अलग से बात करेंगे। मनीष शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष शर्मा, माफ़ी चाहता हूं क्योंकि बहुत ज़्यादा ही समय हो गया और मैं आपके पास तक गया, और हमारे साथ निपुण जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। माफ़ी के साथ मैं निपुण जी के पास भी मैं आऊँगा जल्दी से। मनीष शर्मा ज़रा जल्दी समाप्त कीजिएगा चूँकि निपुण जी को भी समय देना है। इस पूरे प्रकरण को क्या समझते हैं भाई? ये तो संसद भी सुरक्षित नहीं है और ये विपक्ष के लोग क्या कर रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री को भी बख्श नहीं रहे हैं। मनीष शर्मा बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। बात देखिए ये है,
अगर आप इसको पॉलिटिकल संदर्भ से देखना चाहिए, जी असल में बीजेपी की राजनीति संकट में चली गई, संसद संकट में नहीं है। दो बड़ी यूएसपी थी बीजेपी की, आरएसएस की। एक उसका हर बड़े सवाल को डाइवर्ट कर देने का उसके पास दो बड़े मुद्दे रहते थे, कि हिंदुत्व का मुद्दा और दूसरा राष्ट्रवाद का मुद्दा। 24 में हिंदुत्व के मुद्दे को बड़ा झटका लगा और बीजेपी राम मंदिर भव्य उद्घाटन के बाद भी बहुत भारी शिकस्त उसको उत्तर प्रदेश में और अयोध्या तक हार गए। वहां से एक आप कह लीजिए कि वो हिंदुत्व की राजनीति थी, वो किसी भी बड़े मुद्दे को दूसरी दिशा में डाइवर्ट करने का एक बड़ी उसके पास एक वो था, लेकिन वो डाउन हो गया। अभी सीज फायर के बाद से जो उसका राष्ट्रवाद वाला एजेंडा था, जिसके वो चैंपियन बना करती थी और हर बड़े सवालों को नीचे दबा देती थी, सतह के नीचे ले, भारत के जितने भी बड़े सवाल उसको राष्ट्रवाद के सवाल को आगे करके उसको ट्रंप साहब ने लगभग धो दिया है। मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, 70 बार सीज फायर करवाया। और ये जो डील है, ये डील मतलब आप समझ लीजिए कि बर्बाद कर देने वाला हिंदुस्तान को उसको। और जितना इसमें सरेंडर है इस डील में, वो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि पूरी खेती ध्वस्त हो जाएगी और पूरा जो हमारा मेड इन इंडिया है वो ध्वस्त हो जाएगा। और अब ये चाइना वाला चैप्टर खुल गया, तो हिंदुत्व वाला राजनीति जो है वो संकट में पड़ा, मोदी ब्रांड डाउन हुआ और उसके बाद अभी राष्ट्रवाद का सवाल संकट में पड़ गया। तो फिर आपके पास बचा क्या? उसकी राजनीति बहुत नैरो हो गई है और इसलिए उनको संसद से भागना पड़ा और कोई वजह नहीं है। क्या इन सारे आप देखिए ना, जैसे जैसे राजनीति ढलान पे जा रही है बीजेपी की, मोदी साहब के भाषण का 70% नेहरू पे आ जा रहा है, 70% उनके इंदिरा पे भाषण बढ़ता जा रहा है। आज जो राज्यसभा में भाषण है उसका 70-80% हिस्सा तो कांग्रेस को समर्पित है। माने एक कितना बड़ा फ्रस्ट्रेशन है ये। आज आपके पास इतने बड़े दुनिया में इतना बड़ा परिवर्तन हो रहा है, भारत बहुत सारे संकटों से गुजर रहा है वैश्विक लेवल पे, और उस पे आप उस पे सब कुछ आपको संसद में पेश करना था, उस पे मिनट भर नहीं बोलते हैं। नहीं, प्रधानमंत्री जी ने कहा, मनीष, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, इतना तो मैंने सुना। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, ये बात मैंने सुनी। वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है और उसमें भारत की स्थिति कहां है उसमें, उस ऑर्डर में? प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हम बहुत मजबूत हैं, हम लीड कर रहे हैं। उस वर्ल्ड ऑर्डर में भारत, जी उस वर्ल्ड ऑर्डर में भारत अमेरिकी लॉबी का देश बनता जा रहा। उस वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका उसके साथ असमान डील करता है और उसको बोलता है कि शांति का दूत है, स्थिरता का प्रतीक है, समृद्धि का वो है। इतना किसी राष्ट्रपति का प्रशंसा किसी को करना पड़ा हो हिंदुस्तान के इतिहास में, मैं तो नहीं आज तक सुना हूं। तो उस वर्ल्ड में आप ग्लोबल साउथ के आप नेता नहीं रह गए। आप जो है आपके पड़ोसी देश आपके खिलाफ चले गए, एक भी देश आपके साथ नहीं है। आप जो है जब सीज फायर, जब युद्ध हो रहा था पाकिस्तान के साथ, एक देश आपके साथ खड़ा नहीं हुआ। अमेरिका आपको बार बार अपमानित कर रहा है। आप वर्ल्ड ऑर्डर में है कहां भाई साहब? आप उस वर्ल्ड ऑर्डर में धकिया दिए गए हैं। अमेरिकी आदमी के बतौर, अमेरिकी लॉबी के बतौर आपकी पहचान बन गई है। कहां भारत गुट निरपेक्षता का हीरो हुआ करता था, तीसरी दुनिया का नेता हुआ करता था, ग्लोबल साउथ का नेता हुआ करता था। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हम भूखे नंगे थे। जिस काल की आप बात कर रहे हैं उस काल में हम भूखे नंगे थे, वो कह रहे हैं हमारे पास था क्या? मैं तो कह रहा हूं भारत जो है, भारत दुनिया में गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेता हुआ करता था, तीसरी दुनिया का आवाज हुआ करता। कौन इसको नकार देगा? दुनिया में इसको कोई नकार सकता है? जिस समय दो महाशक्तियों के बीच का जो टकराव था, उसमें भारत ने एक तीसरा रास्ता लिया था। आज आपका क्या रास्ता है? आज आपने पूरे उस गुट निरपेक्ष आंदोलन को तिलांजलि दे दी। आप अमेरिकी लॉबी का देश बन गए। आपने तीसरी दुनिया के नेता बनने की जो आपकी ताकत थी उसको आपने खो दिया। मैं तो ये कह रहा हूं ना। और इसलिए आपका जो राष्ट्रवाद का जो जुमला था उसको ट्रंप साहब ने ध्वस्त कर दिया है। हिंदुत्व का जुमला पहले ही ध्वस्त हो गया है और मोदी ब्रांड डाउन होता जा रहा है। इसलिए अब जो जितने बड़े सवाल है हिंदुस्तान के अंदर, वो बड़े सवाल अब सामने आने लगे। उससे आप हिंदुत्व से ढक नहीं सकते, उससे आप राष्ट्र पुलवामा जैसा चीजों से ढक नहीं सकते। ठीक है, और इसका जवाब मोदी जी के पास नहीं है। ठीक है। बस 10 सेकंड कौशिक जी और 10 सेकंड रवि प्रताप, बस मेरे पास काम खत्म। अब इसके बाद हम समय नहीं है हमारे पास। बोलिए कौशिक जी। देखिए, बिल्कुल अलग हट गया है। गुट निरपेक्ष से भारत को 3-3 4-4 युद्ध झेलने पड़े, तब सारे देश बड़े भारत के साथ खड़े हुए थे। मनीष जी कहना चाहते हैं ये,
मतलब आप चौथी इकोनॉमी बन गए, कुछ फैसले तो लेने पड़ेंगे। और ये तो छोटी सी राजनीति होती है। जब पड़ोसी व्यक्ति ताकतवर होता है तो सामने वाला छोटे आसपास के पड़ोसियों को लड़ाता है, तो इसमें कोई नई बात है क्या? ईयू के साथ इतना बड़ा जो 18 साल से डील नहीं हो पाई, वो डील हुई। कांग्रेस की 4 से लेकर के 14 तक कांग्रेस की सरकार रही। कितने देशों के साथ डील रही मनीष जी, बता दीजिए आप। ठीक है रवि प्रताप बोलिए। रवि प्रताप ठीक है, बहुत अच्छा लगता है कि सब पीछे हो गया, वो हो गया, दुर्गेंद्र भाई जल्दी से रवि प्रताप। ठीक है, हमने उस बिना भरोसेमंद भरोसेमंद रसिया को खो दिया। स्वामीनाथन आपको बीजेपी का स्पोकमैन होना चाहिए, और कुरियन जी के स्वयं आरोप मत लगाइए, आरोप मत लगाइए, आरोप नहीं, व्यक्तिगत आरोप नहीं। देश को वैसे गिरवी रखा जिसको आज तक गिरवी नहीं रखे थे, और देश को सबसे देश को गिरवी रख दिया। अरे सपा का बनवा लो ना, हम तो कह रहे हैं सुनील जी चले जाएंगे, बीजेपी के चक्कर में मत रहो। अरे तो अखिलेश यादव को बनवा दो ना प्रधानमंत्री, मना कर रहा है कोई? नहीं, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री थे तब तो। ठीक है, ये व्यर्थ की बातें हैं। ये कोई किसी कोई अधिकार नहीं किसी को कोई सर्टिफिकेट बांटने का। हरकेश जी बोलिए। हरकेश जी छोटी सी टिप्पणी। हरकेश जी ठीक है, थैंक यू रवि भाई, ठीक है। हरकेश जी छोटी सी टिप्पणी बोलिए। दिन में सपने देख रहे हो ना? अरे ठीक है भैया, ठीक है। हरकेश जी जल्दी से सपने देखो दिन में। इतना ही कहना है कि ये जो डील हुआ है, अब हरकेश जी को सुन लीजिए, वरिष्ठ व्यक्ति हैं, सुनिए। 45 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का डील है जिसको ट्रंप ने अनाउंस किया है। इसमें कितनी भी सच्चाई, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से इसका भी स्पष्टीकरण नहीं आया है। अगर ये सब हो गया तो देश रसातल की तरफ ही जाने वाला है। और ये जितनी बड़ी बड़ी बातें लोग कर रहे हैं, एक दूसरे को बचाने का सवाल नहीं है, पहले देश को बचाने का सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का। हरकेश जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि एक दूसरे को बचाने का नहीं, देश बचाने का है। सरकार ने कहा है, पीयूष गोयल ने कहा, जो हमारे वाणिज्य मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि 3-4 दिनों के अंदर डील फाइनल होकर सामने आ जाएगी। अब हम देखेंगे कि डील में क्या होता है, लेकिन संसद का रिलेवेंस रहे, संसद रिलेवेंट रहे, प्रासंगिक रहे, ये जिम्मेदारी दोनों की है, सरकार की ज़्यादा और विपक्ष की थोड़ा सा कम। नमस्कार।